हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। एंड गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो वेलकम, अगर पुराने हो पर पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो यस गाइस, लेट्स बिगिन विद द एग्जाम एनालिसिस वीडियो जो कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आज हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, वी विल बी कवरिंग ऑल द जीके जीएस एंड इंग्लिश के क्वेश्चंस जो कि आपके 30 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, आज जैसे कि आप सब जानते हो 30 जुलाई हो गया है, आपका एसएससी फेज 13 के जो एग्जाम चल रहे हैं उसका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है, जिसके सारे ही क्वेश्चंस जैसे तैसे स्टूडेंट से पूछ पाछ के हम आपके लिए ले आए हैं। अब आपको जल्दी से उनके आंसर्स बता देते हैं। अगर आपने एग्जाम दिया है एंड इफ यू नो द करेक्ट आंसर्स देन प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है, आपका आगे एग्जाम होने वाला है या फिर आप किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तब भी वीडियो को जरूर से देखना, बिकॉज इस तरह के जो जीके जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपको प्रिपेयर करते हैं, आपकी प्रिपरेशन लेवल को बूस्ट अप करते हैं। नो मैटर आप किस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भाई जीके जीएस इंग्लिश तो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछा ही पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं वो एक तरह का आपका एक होता है ना कि यही पता पड़ जाएगा कि हाँ भाई कितना पानी में है, कितना चीजें जानते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So yeah, that's all about the talking. Now let's quickly move into the video and look for the questions. And yes, प्लीज अगर चैनल पे नए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर देना, बिकॉज इट रियली कॉस्ट यू नथिंग, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको बदले में क्या मिलता है? यू गेट ऑल द इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So yeah, that's all about the talking. Now let's see the questions. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द शेप ऑफ विमान इन द्रविडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल। ओके, एक हिलेरियस सी चीज बताऊं, रिसेंटली आई गॉट अ कमेंट कि मैम आप बोलते फर्स्ट क्वेश्चन, पर फर्स्ट क्वेश्चन तो ये नहीं था, तो आई एम सो सॉरी। सबसे पहले तो आपको, अगर आपको लगता है, पर गाइज शफल अप हो सकता है यार, इट्स ओके, इट्स प्रीटी नॉर्मल राइट, लेकिन क्वेश्चन तो वही है ना जो पेपर में पूछे गए थे, तो इतने सिली क्वेश्चंस मत करा करो मुझे। फर्स्ट क्वेश्चन ये नहीं था अरे क्वेश्चन तो था ना पेपर में। सो या शफल अप हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, तो एग्जैक्टली bear with me on that. So yeah, what is the shape of विमान in Dravidian architectural style? So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिरामिडियल शेप। ठीक है, स्टेपिंग पिरामिड जो होता है वो आपका जो विमान का शेप दिखाया गया है द्रविडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल में, वो होता है। इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, दैट द विमान इन द द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर इज यूजुअली इन विच शेप। ठीक है, क्वेश्चन को भाई घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछने का तो काम ही क्वेश्चनर का है ना, तो इसीलिए किसी भी तरह से पूछा जाए, बट द आंसर इज स्टेपिंग पिरामिड। सो जो मेन आपका ये जो टेम्पल का टार है, इट फॉर्म अ ज्योमेट्रिकली राइजिंग स्टेपिंग पिरामिड। तो स्टेपिंग पिरामिड याद रखना। अनलाइक द नागरा स्टाइल, नागरा में क्या होता है? शिखर दैट इज कर्विंग। ठीक है, ये नागर स्टाइल होता है, नागर का पूछा जाए तो शिखर बता देना विच इज कर्विंग। लेकिन क्योंकि आपको द्रविडियन पूछा गया तो द्रविडियन में तो आर्किटेक्चरल स्टाइल में जो है वो है आपका स्टेपिंग पिरामिड। अब ये स्टेपिंग पिरामिड है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सो इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स विष्णुज मोस्ट पोटेंट वेपन, जिसको हम बोलते हैं सुदर्शन चक्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ यूनियन लिस्ट? पिछले आपको कल के पेपर में पूछा गया था कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में, 26 जुलाई का जो आपका पेपर था उसमें भी आया था। आज आपको यूनियन लिस्ट के बारे में पूछा गया है। तो टॉकिंग अबाउट द यूनियन लिस्ट, सबसे पहले यूनियन लिस्ट बेसिकली होती क्या है? जो गाइज हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 लिस्ट है, तो यूनियन और कॉन्करेंट तो मैं बता ही चुकी हूँ, तीसरी कौन सी जल्दी से कॉमेंट करके बता दो। सो ये जो यूनियन लिस्ट होती है, ये वो लिस्ट होती है सब्जेक्ट्स की जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड होती है। ठीक है, वो सारे टॉपिक्स, वो सारे सब्जेक्ट्स जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड होते हैं वो आपके यूनियन लिस्ट में आते हैं। एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आते हैं। ठीक है, द सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट आर दोज। अब बात करें कि यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं वो क्या होंगे, तो उनको होने के लिए क्या होता है? दे बेसिकली रिक्वायर अ यूनिफॉर्म पॉलिसी थ्रू आउट द कंट्री। जैसे कि डिफेंस ऑफ द कंट्री हो गया, तो वो पूरे नेशन के लिए ही है ना, डिफेंस एक स्टेट का या 2 स्टेट का नहीं होगा ना, इट्स गोइंग टू बी फॉर द होल नेशन। तो डिफेंस ऑफ द कंट्री हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग होगा, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी हो गया, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि यूनियन लिस्ट का पार्ट है, क्योंकि ये ऑल ओवर नेशन चलने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो कि ऑल ओवर नेशन से रिलेटेड है वो यूनियन लिस्ट कवर करता है।
ओके इसके अलावा जो यूनियन गवर्नमेंट है वो अकेली ही क्या करती है, वो लॉज बना सकती है रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि भाई जो यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स होते हैं उनका रूल्स रेगुलेशन कौन बनाता है, उनसे रिलेटेड लॉज कौन बनाता है, तो इट्स द यूनियन गवर्नमेंट। इसके अलावा जो यूनियन लिस्ट है इट इज वन ऑफ द थ्री लिस्ट, ओहो अब आपको आंसर पता पड़ जाएगा। ओके सो द यूनियन लिस्ट इज वन ऑफ द, चीटिंग मत करना, बिना देखे मेंशन करना, ठीक है। So the Union List is one of the three lists which is mentioned in the 7th schedule of the Constitution of India. ठीक है, तो ये 7th schedule भी याद कर लेना। अब बात करें कि टू बीइंग द स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंस लिस्ट, आपको पता पड़ गई तीनों ही लिस्टें, तो कौन कौन सी होती है? नंबर 1 यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट, तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ मैंगो शार? ये क्वेश्चन जब मैंने देखा था ना लिटरली दिल गार्डन गार्डन हो गया था, बिकॉज मैंगो इज समथिंग यार, किसी रीजन के कारण इट इज नोन एज द किंग ऑफ फ्रूट्स। सो फलों का राजा कहलाने वाला मैंगो से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया है, और मैंगो शार का मतलब होता है प्री मॉनसून रेनफॉल। बेसिकली मैंगो शावर जो है वो एक तरह का प्री मॉनसून रेनफॉल कहलाता है, जो कि टिपिकली कब होता है? मार्च से लेके मई के महीने में। कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? साउथ में, साउथ ईस्ट एशिया में, पर्टिकुलरली इंडिया में, ठीक है। ये जो शावर्स होते हैं दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रीफ इंटरमिटेंट रेन दैट प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम ड्राई वेदर एंड सिग्नल द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, स्पेशली जो मैंगो कल्टिवेटर्स होते हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि वो जो वेदर होता है ना वो मैंगो को राइप करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अ, इसी रीजन के कारण उसको हम मैंगो शार बोलते हैं। ओके विच वन इज डिफरेंट अमंग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, स्टील एंड कार्बन? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आई एम अज्यूमिंग आप सबने करेक्ट आंसर बताया होगा। सो गाइज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन तीनों ही गैसेज हैं, ठीक है। तो ये तो अपनी गैस हो गई, तो ऑड वन आउट कौन सा हो गया? स्टील हो गया। तो स्टील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज स्टील बीइंग एन अलॉय एंड नॉट एन गैस, इसमें से ऑड वन आउट हो गया, डिफरेंट है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ रेड इन कबड्डी? सो इट्स 30 seconds. India's Sun Earth mission at Lagrange point L1 is related to what? तो guys ये जो है Sun Earth mission का Lagrange point जो है L1, ये आदित्य L1 मिशन से रिलेटेड है। ओके इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू व्हाट? सो गाइस इल्बर्ट बिल जो कंट्रोवर्सी हुई थी इट बेसिकली हैपेंड इन द ईयर 1883। तो सबसे पहले तो ये चीज याद रख लेना। अब क्योंकि नाम से ही जाहिर है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ठीक है, तो इल्बर्ट बिल में इल्बर्ट जो नाम आ रहा है उनका कहीं ना कहीं रिलेशन बिल्कुल निकल कर आएगा। तो इट डेफिनेटली वाज रिलेटेड टू प्रपोज इल्बर्ट बिल ऑफ 1883 which sought to reform the prevailing legal system in British India। और ये जो बिल है it sought to remove the racial bar in the code of criminal procedure, जो कि प्रिवेंट करेगा इंडियन जजेस को फ्रॉम ट्राइंग यूरोपियन डिफेंडेंट्स, ठीक है। जो बिल है it was met with fierce opposition from the European community in India because definitely they were not in favor of this particular bill to be passed। ये जो बिल है इट सीवियरली वीकन्ड बाय कंप्रोमाइज, इसको कमजोर कर दिया गया। ये जो है ये इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा इनेक्ट करा गया था 25 जनवरी 1884 को। और ये जो बिटर कंट्रोवर्सी रही थी सराउंडिंग द मेजर डिपेंडेंट एंटागोनिज्म बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस, इन दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट था इस पर्टिकुलर बिल में। और ये जो है फिर इट वाज अ प्रिलूड टू द ओके उसके बाद फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस उसके अगले साल 1883 में अगर ये हुआ है तो 1884 के आसपास फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हो गया। ओके विच स्कूल ऑफ आर्ट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द हेलेनिस्टिक यानी कि ग्रेको रोमन्स? सो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है इसको गाइस हम ग्रेको बुद्धिस्ट आर्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये इमर्ज हुआ था जब इंडियन आर्टिसंस जो थे वो सेंट्रल एशियंस के साथ इंटरैक्ट करे, ग्रीक्स के साथ इंटरैक्ट करे और रोमन के साथ इंटरैक्ट कर ले, particularly in the northwestern frontier of India, which is a region called Gandhara। ओके हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर? अ वेरी गुड क्वेश्चन। चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट बेसिकली कौन करता है? सो इट इज बीन डन बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। टिपिकली जो लीडर होता है पार्टी का
that has secured a majority in the assembly elections, उसको फिर appoint कर दिया जाता है as the chief minister. But who has the power to do it? The governor of the state. अगर कोई भी पार्टी ऐसी है जो कि majority achieve नहीं कर पाती है, तो फिर गवर्नर क्या करता है, वो discretion पे आता है to appoint a chief minister अकॉर्डिंगली. तो फिर अपने हिसाब से चीजें मैनेज करता है, चीजें देखता है, और उसके बाद एक चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर देता है. जो चीफ मिनिस्टर है और जो उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द असेंबली. Okay, on 22nd October 2024, Vijaya Kishore Rahatkar assumed office as chairperson of the National Commission for Women, which is your NCW. तो आपसे पूछा ये गया था, what is the role of NCW? Guys, एक बहुत अच्छी चीज जो आपको पेपर में हेल्प करती है ना, देखो इसी क्वेश्चन में 2-3 आंसर छिपे हैं, तो उनको अच्छे से याद कर लो. सबसे पहले तो विजया किशोर राहतकर को भाई कब एनसीडब्ल्यू बनाया पूछ सकते हैं, तो 22 अक्टूबर 2024 हो गया. 22 अक्टूबर 2024 को एनसीडब्ल्यू किसे बनाया, अगर इस तरह से क्वेश्चन बन के आ जाए, तो विजया किशोर राहतकर हो गया. ठीक है, 22 अक्टूबर 2024 को विजय किशोर राहतकर को क्या बनाया, तो चेयरपर्सन ऑफ एनसीडब्ल्यू बना दिया, विच इज योर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है. अब बात करें एनसीडब्ल्यू का रोल क्या होता है. सबसे पहले 3 चीजें मैं आपको बतानी चाहूंगी. सबसे पहले एनसीडब्ल्यू का फुल फॉर्म, विच इज योर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. ठीक है, फिर इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन व्हाट, इन द ईयर 1992. ये है क्या, ये एक तरह की स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि फॉर्म्ड हुई है अंडर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990. तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है. नाउ वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट कि भाई एनसीडब्ल्यू के काम क्या होते हैं. ठीक है, ये कमीशन तो बना लिया वुमेन का, पर है क्या, करता क्या है. सो बेसिकली दिस कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग एंड एड्रेसिंग इश्यूज जो कि जो वुमेन राइट्स होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं, and for making recommendations for the protection and promotion of these rights. ठीक है, ये rights और इन rights को बचाव करने का जो कार्य होता है, ये एनसीडब्ल्यू का होता है. अपॉइंटमेंट और रिमूवल दोनों की ही अगर अपन बात करें तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है. सो ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाली चीज भी नोट कर लेना. और जो चेयरपर्सन होता है, और एवरी मेंबर शेल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड. ओके, जो चेयरपर्सन होता है और जो बाकी मेंबर्स होता है ना, उसका जो पीरियड होता है जिसके लिए वो काम करता है, वो 3 साल का रहता है. Okay, annual financial budget, oh sorry, annual financial statement is also known as what? तो guys, annual financial statement जो होता है उसको अपन budget भी बोलते हैं. So budget आपका correct answer हो जाएगा. Annual financial statement basically क्या होता है? It is a summary of a company's financial results for a fiscal year. एक fiscal साल के लिए कंपनी के कितने expenses रहे हैं, कितने revenue रहे हैं, क्या expenditure रहा है, क्या income रही है, वो सारी चीजें आपको इस financial statement में देखने को मिलती है, जिसे हम बोलते हैं budget. ठीक है, इसको हम एक एनुअल रिपोर्ट भी बोल सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट भी बोलते हैं इनफैक्ट. और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, दे हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड होते हैं और एक एनुअल बेसिस पे इन्हें बनाया जाता है. एक तरह का इनकम स्टेटमेंट भी बनाया जाता है जिसमें आपको प्रॉफिट ऑन लॉस पीएनएल अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिखेगा, और उस स्टेटमेंट के द्वारा आप कंपनी के या फिर जिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप वो देखना चाह रहे हो, वहां के आप रेवेन्यू और एक्सपेंसेस देख सकते हो और फिर एक बजट तैयार कर सकते हो. ओके, व्हेन वाज आईओए एस्टैब्लिश्ड? सबसे पहले आईओए की फुल फॉर्म बता दो कमेंट्स में बिना देखे. ठीक है, सो आईओए इज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. सो इफ यू टॉक अबाउट आईओए, सो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1927 में. सो 1927 इज द करेक्ट आंसर. Okay, guys. So the next question is, during the tenure of which Governor General of India did the partition of Bengal take place? ये बहुत जो partition of Bengal, West Bengal वाला जो चीज है, ये बंगाल का विभाजन जो है, ये एक important topic है guys. तो इससे related चीजें पढ़ लेना, because इसको इससे related questions पूछे जा रहे हैं. So during the tenure of which Governor General did the partition of Bengal took place? So it happened at the time of Lord Curzon's reign. जब लॉर्ड कर्जन इंडिया के वाइस गवर्नर जनरल थे, तब ये चीज हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था. जो कि लॉर्ड कर्जन हैं, जो कि तब के वाइसराय ऑफ इंडिया थे, उन्होंने जुलाई 19 जुलाई 1905 को ये चीज अनाउंस कर दी थी, और ये जो इफेक्टिव हुई थी वो 16 अक्टूबर 1905 से हो गई थी, सिर्फ और सिर्फ
6 साल बाद ही। अच्छा, 6 साल बाद उसको रिवर्स करने के लिए। ओके, सो ओनली टू बी रिवर्स्ड 6 ईयर लेटर। Okay, next question is ball is a music tradition related to which Indian state? So guys, ball जो है ये वेस्ट बंगाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बॉल्स जो होते हैं बेसिकली दे आर अ ग्रुप ऑफ मिस्टिकल मिंट्स या फिर आप बार्ड्स बोल सकते हो, जो कि बंगाल रीजन में पाए जाते हैं। मिक्स एलिमेंट्स के बने होते हैं जिसमें सूफी और सहज दोनों ही मिक्स होता है, सच एज द बारक वैली ऑफ बांग्लादेश एंड द इंडियन स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड आसाम। जो बॉल्स होते हैं दे आर बोथ अ syncretic religious sect and a musical tradition also. Okay, next we have which is a Ramsar site located in India. तो guys चिल्का लेक इसका आप ऑप्शन में जो आपको दिया गया था वो सही है। इसके अलावा दो नए रामसर साइट्स हैं जिनको ऐड करा है इंडिया से जून 2025 में। वो है कीचन जो कि फलौदी में है और मिनार जो कि उदयपुर में है। ठीक है, ये दोनों झीलों को भी ऐड किया गया है रामसर साइट में। और जो दोनों हैं ये राजस्थान की ही स्टेट में है, चाहे वो फालोडी वाला हो या उदयपुर वाला हो। टेकिंग इंडियाज नंबर ऑफ रामसर लिस्टेड वेटलैंड्स टू 91, जो कि पूरे एशिया में सबसे ज्यादा इंडिया के ही हैं। ओके, नेक्स्ट इज विच फ्रेंच स्ट्रक्चर इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वर्सलीज पैलेस एंड पार्क, जो कि एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और फ्रांस में मौजूद है। ठीक है, फ्रांस के पास कुल 42 साइट ऐसी हैं जिसको यूनेस्को ने अब तक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का खिताब दिया है, एंड दिस बीइंग वन ऑफ द हाईएस्ट टोटल इन द वर्ल्ड, दिस बेयर टेस्टमेंट टू इट्स कल्चरल एंड नेचुरल रिचनेस। Okay, next we have, according to 2011 census, which state union territory recorded a negative decadal population growth 2001 से 2011 तक? तो डेकेडल ग्रोथ 2001 से 2011 अगर किसी ने रिपोर्ट करी है तो वो है नागालैंड। सो नागालैंड इसका करेक्ट आंसर होगा। Okay, again according to 2011 census, which union territory had the lowest population? अब हम यूटी की lowest population की बात करें तो guys it is none other than लक्षद्वीप। ठीक है, तो लक्षद्वीप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 डेटा जो आया था, जो लक्षद्वीप था उसका सबसे कम पॉपुलेशन रहा है सारी ही यूनियन टेरिटरीज जो इंडिया में मौजूद हैं उनमें। लक्षद्वीप जो है वो एक आर्चिपेलागो है जिसमें 36 आइलैंड आते हैं, लेकिन बहुत स्मॉल पॉपुलेशन है यहाँ की, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लैंड एरिया है। ठीक है, पानी बहुत ज़्यादा है, पानी वाला एरिया बहुत ज़्यादा है, बट इट हैज़ नॉट मच ऑफ दैट लैंड एरिया टू बी लिव्ड अपॉन, क्योंकि यहाँ पर जोग्राफिकल आइसोलेशन भी है और इसी कारण भी है। ओके, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ भारत साक्ष्य अधिनियम? तो ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का है, ये एक लैंडमार्क है जो कि जिसका पर्पस यही है टू ओवरहॉलिंग एंड मॉडर्नाइजिंग इंडियाज एविडेंस लॉज। ये रिप्लेस करता है वेनरेबल। इसका आपको पूछा गया था ना पिछले 26 को पूछा गया था, आई थिंक वेनरेबल आपका इंग्लिश के सेक्शन में आया था। ओके, सो इट रिप्लेसेस द वेनरेबल बट आउटडेटेड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये जो नया एक्ट है जिसको बनाया गया है इन ऑर्डर टू एड्रेस द चैलेंजेस एंड द कॉम्प्लेक्सिटी जो कि 21वीं सेंचुरी के लीगल लैंडस्केप फेस करते हैं। Okay, in almost how many hours does planet Earth complete one rotation? उस one rotation को जिसको हम one Earth day बोलते हैं। So guys, approximately 24 hours लग ही जाते हैं Earth को rotation करने में, एक complete rotation करने में, जिसको हम एक one Earth day के नाम से भी जानते हैं। Okay, in which country of BRICS is the Amazon rainforest located? Guys, let me just tell you, ये repeat हुआ है question, ये पहले भी पूछा जा चुका है SSC फेज 13 के पेपर में, अभी ही इसी साल ही। So guys, बात करें BRICS की, तो BRICS का जो फुल फॉर्म होता है वो उसके मेंबर कंट्रीज मिलकर बनता है, जैसे कि B stands for Brazil, R stands for Russia, I for India, C for China and S for South Africa. So ये सारे ही
कंट्रीज मिलके ब्रिक्स बनाते हैं। और बात करें कि ब्रिक्स का ऐसा कौन सा कंट्री है जहाँ पे अमेजोन रेन फॉरेस्ट लोकेटेड है, सबसे ज्यादा परसेंटेज अमेजोन रेन फॉरेस्ट की ब्राजील में है। सो ब्राजील इज द करेक्ट आंसर। अप टू 70-80% ऑफ ब्राजील लोकेशन इज अमेजोन रेन फॉरेस्ट। Okay, who has received the ज्ञानपीठ अवार्ड recently? So guys, ज्ञानपीठ अवार्ड recently 3 जनों को दिया गया है। 2023 में 2 जनों को, जिसमें गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार जी को 2023 में दिया गया है, और विनोद कुमार शुक्ला को 2024 में दिया गया है। ओके, इन इंडिया AQI, अब AQI का फुल फॉर्म जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो। सो AQI इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी पॉल्यूटेंट्स। गाइस, इंडिया में अगर आपको AQI मेजर करना है तो यू यूज 8 पॉल्यूटेंट्स इन ऑर्डर टू मेजर कि AQI कितना है। नाउ टॉकिंग अबाउट दीज 8 जो हमने बात करी, ठीक है, 8 पॉल्यूटेंट्स की, वो कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। तो नंबर 1 पे आपके पास आता है PM10, जो कि पर्टिकुलेट करता है मैटर लेस देन 10 माइक्रॉन्स। फिर है PN2.5 which particulate matter less than 2.5 microns, NO2 which is your nitrogen dioxide, SO2 sulfur dioxide, CO which is your carbon monoxide, O3 which is your ozone, NH3 is ammonia, and at the last we have PB which is lead. Okay, next question आपको पूछा गया था that who is the author of Makers of Modern India? So this book was written by रामचंद्र गुहा, और ये जो बुक है मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये साल 2010 में पब्लिश करी गई थी। पेंगुइन इंडिया जो पब्लिशर हैं वो इसके पब्लिशर रहे थे, उसके द्वारा पब्लिश करी गई थी। ओके गाइज, अब हम कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो गाइज, आपको एक्सिलरेट की करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया था। सो इट इज EXHILARATE। नेक्स्ट आपको पूछा गया था वेयर हार्ट ऑन स्लीव का मतलब। तो वेयर हार्ट ऑन स्लीव का मतलब होता है टू एक्सप्रेस योर इमोशंस ओपनली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि मिंडेशियस का सिनोनिम क्या होता है। तो गाइज, मिंडेशियस इज अ वर्ड जिसका सिमिलर मीनिंग की अगर अपन बात करें तो समथिंग विच इज मिसलीडिंग, डिसऑनेस्ट, एरोनियस, अनट्रूथफुल, लाइंग, फॉल्स, फैलेशियस, अनट्रू, hypocritical, insincere, insincere, hypocrite, perjurious, two-faced, mealy-mouthed, smooth-tongued and double-dealing। ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि मेंडेशियस के सिनोनिम है। नेक्स्ट आपको जोवियल का मतलब पूछा था। तो गाइस, जोवियल इज अ वर्ड जिसका मतलब होता है चीयरफुल एंड फ्रेंडली। तो अगर अपन बोलते हैं शी इज वेरी जोवियल इन नेचर, सो शी इज वेरी फ्रेंडली इन नेचर। नेक्स्ट आपको ईट हम्बल पाई का मतलब पूछा गया था। सो गाइस, ईट हम्बल पाई का मतलब मेक अ हम्बल अपॉलजी एंड एक्सेप्ट ह्यूमिलिएशन, सो दैट इज ही ईट हम्बल पाई। नेक्स्ट गाइस, आपको पूछा गया था इंसिपिड का एंटोनिम। सो अगर हम इंसिपिड के एंटोनिम के वर्ड्स देखो तो देयर आर अ लॉट ऑफ वर्ड्स जो कि इंसिपिड का उल्टा बताते हैं। ओके, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटोनिम। सो अनीमिक, arid, beige, blah, characterless, colorless, commonplace, dead, drab, driveling, dry, feeble, flat, inane, jejune, lifeless, limp, mild, mundane, nebbish, nothing, ordinary, plain, pointless, prosaic, frosty, slight, soft, spiritless, stale, stupid, subdued, tame, tedious, tenuous, thin, tired, unimaginative, watery, weak, very full, wearisome, and wishy-washy. So these are some of the antonym of the word insipid. That's it guys, those were the very important GKGS questions जो कि आज यानी कि 30 जुलाई के आपके SSC फेज 13 के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं। If you guys like the video and found it informative, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island, because you know this is the only platform जहां पर आपको समय समय पे
सभी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती हैं, दैट टू ऑन अ डेली बेसिस। तो अगर आप चाहते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें, समय समय पे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अपडेट्स मिलते रहें, तो आपको पता है आपको क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना है और बहुत सारा प्यार लुटाना है। तो जल्दी से जाओ, वीडियो सभी अपने दोस्तों, यारों, परिवारजनों सबको भेज दो, उन सबसे सब्सक्राइब करवा लो एंड यस, प्यार लुटाना बिल्कुल मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स एंड मच लव टू ऑल ऑफ यू ऑल। थैंक यू।